हम अपने भगवान को याद कर लिया उसके बाद बस मेहनत करते चलो हो जाएगा। बस स्ट्रेटजी थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वो सिचुएशन आने के बाद भी नहीं आ रहा है कि यहाँ 115 120 नंबर आ रहे हैं और यूपीएससी में 90 लाने में स्ट्रगल चल रही है। आपने जॉब क्यों छोड़ दी दोनों की दोनों सर? जैसे कि आपने सारे 6 अटेम्प्ट दिए सर, इन्हीं जॉब को पाने के लिए आप कंटिन्यू लगे रहे सर, और उसी के बाद फिर आपने छोड़ दिया। तो ऐसा क्या मतलब क्या करना था आप? तो आई वुड से कि इस महीने भी 80% टाइम आप सीधा प्रीलिम्स को देना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट मंथ से आपके लिए 3-4 चीज़ें होंगी। कुछ करंट अफेयर्स आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों भी हमारे साथ हैं विकास अहलावत सर, जिनका 146 रैंक के साथ 2018 में आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा सर का आईआरएस में भी सिलेक्शन हो रखा है। लेकिन सर ने आईपीएस जैसी प्रेस्टिजियस जॉब को क्यों छोड़ा, जो भी तमाम प्रकार की बातें हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा सर ने 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है और 2 सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताई है। तो जो भी बातें हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं सर के साथ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। तो सर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, सबसे पहले उसमें क्या देखा जाता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। तो सर आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो देवेंद्र, आई एम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास। सो लोअर मिडिल क्लास में जिस टाइप की एजुकेशन होती है मेरी भी उसी प्रकार की रही। इनिशियली मैंने विलेज से ही मेरी थी कि 6th क्लास तक मैं हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मेरे फादर जो है वो दिल्ली पुलिस में है, तो उनका दिल्ली बेस्ड ही थे शुरुआत से। तो बस शुरुआत में हम गांव में रहते थे, बाद में उनके साथ में मैं यहाँ पर दिल्ली आ गया। तो 7 से इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ और 12th क्लास के बाद फिर मैंने बीटेक जो है वो मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया है। इनिशियली इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी एक बार जब, लेकिन 2012 तक, क्योंकि मेरे फादर खुद एक सिविल सर्वेंट हैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। राइट सर। सो बात की जाए, जैसे कि आपने अभी एजुकेशन बैकग्राउंड बता दिया, आपका कहाँ से इंटरेस्ट बना ये भी बता दिया। तो सर जैसे कि प्रिपरेशन के स्टेप बताइए कि आपने कब कौन सी एग्ज़ाम दी, उसका क्या रिजल्ट रहा। जैसे कि आपने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के कंप्लीट। तो यार देखो, 2012 में मैंने अपने पापा से काफ़ी बात की इसके बारे में, बिकॉज इवेंचुअली मोस्ट ऑफ अस वी सेलेक्ट आवर स्ट्रीम्स, और जो भी चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये करना है नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे जब रियलाइज़ किया कि सिविल सर्विसेज की तरफ मुझे जाना है, तो पहले तो मैं राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर घूमा पहले 6 महीने यहाँ देखा, इतनी बुक शॉप्स देख के दिल दहल जाता था, क्योंकि इतना पढ़ाई हो नहीं पाती थी पहले। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भाई चलो, अगर आपको ये एम्बिशन है तो इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने मतलब स्टार्टिंग में जैसे हर बच्चा आता है वहाँ के एक फाउंडेशन कोर्स करता है एक इंस्टीट्यूट पे। उसके बाद फिर उसको रियलाइज़ होता है कि भाई बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं, उन गैप्स को फिलअप करना शुरू किया मैंने। तो प्रीलिम्स में था मेरा स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा था। एज एन इंजीनियर हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देते रहते हैं। तो जब मैं शुरुआत में बिल्कुल आया तो मैं सिर्फ 1-2 महीना ही पढ़ाई की थी और जाके मैं आईबी का एग्ज़ाम देने चला गया। तो आईबी का एग्ज़ाम देने चला गया तो मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री आती थी। बस मैंने ये अपने आप को इस तरीके से निखारा है, या एक आप कह सकते हो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज मैंने बार बार क्लियर किया कि मुझे कम भी आता था तो मैं उससे ऊपर एम्बिशन रख के जाता था कि इस बार कम से कम 10 क्वेश्चन ठीक करके आऊँगा। तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि अरब स्प्रिंग पे क्वेश्चन आया था 2013 में। अगले साल वो यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया। तो स्टार्टिंग से जो मेरा पहला 1 साल था फाउंडेशन कोर्स वगैरह करने के बाद, फिर मैंने ऑप्शनल जो था हिस्ट्री को चूज़ किया। हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या है कि बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी से हैं, बट जो नोट्स वगैरह हैं जो कोचिंग में उतने अच्छे नहीं थे। तो इवेंचुअली 2-3 साल की स्ट्रगल हो गई उसमें। बट पहले साल मैंने मेंस लिखा, दूसरे साल मैंने इंटरव्यू दिया। जो मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत उसने इंटरव्यू को प्रभावित भी कर दिया पहली बारी क्योंकि उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, 140s में मार्क्स आ गए इंटरव्यू में। तीसरी बार मैंने उसमें भी काफ़ी मेहनत की। सो आप ये लगा ले कि 140 से 180 के 70 पे पहुंच गए। तो उसने काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को एक फुटप्रिंट दिया। इवेंचुअली मेरे को आईआरएस अलॉट हो गया। आईआरएस मिलने के बाद भी फिर मैं मेहनत करता रहा, बट नेक्स्ट अटैम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली थोड़े जीएस में मार्क्स कम रह गए। फिर जो मेरा 2018 वाला अटैम्प्ट था उसमें मैंने फिर से काफ़ी मेहनत की और हिस्ट्री में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आ गए। सो देखो यार, डेडिकेशन तो एनीवे आपको चाहिए ही। एक बार डेडिकेशन आपके अंदर आ जाती है, देन इट्स ऑल अबाउट कि स्ट्रेटजी कैसी है। जितने अच्छे से आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, इवेंचुअली वहीं से सपने बनते हैं। हाँ ओके सर। सो जैसे कि आपने बताया आपने 6 अटैम्प्ट दिए, तो सर कहीं ना कहीं पेशेंस की भी ज़रूरत होती है 6 अटैम्प्ट तक देते हुए। सो ऐसा क्या था कि आपको पेशेंस बनाए रखा इस प्रिपरेशन को, पूरा 6 अटैम्प्ट आपने कंप्लीट करे?
देवेंद्र, पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए इसके। इस एग्ज़ाम में एक्चुअली हर चीज़ पर नर्व टेस्ट होती है। आप प्रीलिम्स दे के आए, कट ऑफ के आसपास हो, पेशेंस। उसके बाद आंसर राइटिंग कर रहे हो, लेकिन आंसर राइटिंग करते करते भी कभी कभी उतना इंप्रूवमेंट नहीं आ पाता। मेंस दे रहे हो, वहाँ पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पे, कभी कभी हेडेक शुरू हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। सो पेशेंस काफ़ी चाहिए था। मेरे लिए एक चीज़ अच्छी रही कि पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, दूसरे में मेंस हो गया, तो एक ग्रोथ दिख रही थी। तो मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा सा आसान हो गया। काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है कि प्रीलिम्स नहीं होता है तो ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होती है, और मैं थर्ड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। बट उसके बाद भी आप कह रहे हो कि भाई हाँ ठीक है, उसके बाद भी मेहनत क्यों की इवेंचुअली, और फिर शायद जो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है कि आपने सर्विसेज से आप बाहर निकल गए। सो मेरा जो पूरा आप ये लगा लीजिए, पहला तो फैमिली का सपोर्ट है कि जिन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आप जाके जॉब करिए, ऐसा बहुत लोगों को सपोर्ट मिल जाता है फैमिली से। सेकंड, खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस। जैसे कि देवेंद्र, मैंने आपको बता रहा था, एक लेवल पे आके हर किसी को पता नहीं होता आप सेलेक्ट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। ये हर किसी का क्वेश्चन होता है कि हम किस तरीके से मतलब आगे बढ़ें। बट वहाँ पे बस एक फेथ रखना पड़ता है भाई कि हम अपने भगवान को याद कर लिया उसके बाद बस मेहनत करते चलो, हो जाएगा। बस स्ट्रेटजी थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर है, दूसरा सब्जेक्टिव, और तीसरा फिर स्पीकिंग वाला पार्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करेंगे। हर किसी के ऊपर मेहनत करो, जिस स्टेज पे जो रिक्वायर्ड है वो करते चलो। पेशेंस वहीं से डेवलप होता है। एक लेवल पे आपका मोटिवेशन काम आता है, और एक लेवल पे अगर सही काम करो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। राइट। ओके सर, सो आपने जॉब क्यों छोड़ दी दोनों की दोनों सर? जैसे कि आपने सारे 6 अटेम्प्ट दिए सर, इन्हीं जॉब को पाने के लिए आप कंटिन्यू लगे रहे सर, और उसी के बाद फिर आपने छोड़ दिया। तो ऐसा क्या, मतलब क्या करना था आपको, ऐसा क्या कर रहे हो सर? सो देखो यार, स्टार्टिंग से मुझे टीचिंग का काफ़ी शौक रहा है। मैं जब स्कूल में भी था तो अपने छोटे भाई को पढ़ाता था, फिर मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देता। जो सब्जेक्ट में अच्छा था, जैसे मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था तो मैंने पढ़ा देता था। सो इवेंचुअली धीरे धीरे मैंने देखा, जब मैंने यहाँ पे और ज़्यादा स्टडीज़ करी, बिकॉज 12th क्लास तक तो आपने क्या ही स्टडी किया, उसके बाद मैं सोशल स्टडीज़ से दूर भी हो गया था। तो हिस्ट्री लेने के बाद, जिसमें मेरा नेचुरल इंटरेस्ट शुरुआत से था, उससे मैंने अपनी पढ़ाई की। यहाँ भी मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता रहता था कि भाई ज्योग्राफी में मैपिंग के क्वेश्चन आएंगे, एनालिसिस काफ़ी करता था मैं हर चीज़ का। तो जो एक प्रेडिक्शन वाली चीज़ है वो काफ़ी काम आती है एग्जामिनेशन में। ये प्रेडिक्शन वाला चीज़ हो गया, फिर जो लोग मैं समझा पा रहा था। सो आई वॉज एबल टू गिव माई मैसेज टू द पहले फ्रेंड्स को, फिर स्टूडेंट्स को भी इवन। तो मुझे रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे मेरा पैशन जो है वो टीचिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होता जा रहा है। इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ भी फिर फैमिली का सपोर्ट, मेरी वाइफ है, शी सपोर्टेड मी कि भाई अगर आपको अपने पैशन ही फॉलो करना है तो आप आधा अंदर बाहर वाला वो जो मेंटालिटी होता है कि करना है नहीं करना है, क्या सिचुएशन है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था, बट आई हैव टेकन दिस डिसीजन टू हेल्प स्टूडेंट्स। मोस्टली मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है इस एग्जामिनेशन का, उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जितनी अच्छी मेंटरशिप या एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर आप बच्चों के सामने रख दो और फिर उनको अलग अलग लेवल पे हेल्प करना पड़ता है। किसी को प्रीलिम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसकी आंसर राइटिंग ऑलरेडी अच्छी है, आप DU से हैं, आपको पता है कि आपको आंसर राइटिंग में मज़ा आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं आप उसमें मार खा जाते हैं। तो उनको हमें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। फिर जिनका सब्जेक्टिव वीक है, सपोज जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है उनका सब्जेक्टिव वीक होता है, जैसे मेरा वीक था, तो हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करानी चाहिए। तो अभी जैसे इस बार जब मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए काफ़ी सारी क्लासेस ली, मैप का लिया, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम एक हमने स्टार्ट किया था, और इवन हमने टेस्ट सीरीज़ भी की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आई वॉज एबल टू सपोर्ट देम। हमने आप बस ये लगा लिया कि जितना लोग मेंस के लिए मेहनत कर रहे थे 14-15 घंटे, उतना ही हम इंस्टीट्यूट में बैठ के मेहनत कर रहे थे। ओके सर। सो सर, आपने 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कभी पता नहीं होता, हो जाएगा नहीं भी हो जाएगा। सो सर, ऐसी क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते थे, और जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा प्रीलिम्स में? देखो यार, हिस्ट्री ऑप्शनल तो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप देखोगे एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन पिछले, चाहे आप 7-8 साल का पेपर निकाल के देख लीजिए, वहाँ से आ जाता है डायरेक्टली। तो वो जो 5-10 नंबर का एक्स्ट्रा एज मेरे को रहता था प्रीलिम्स में, उसी की वजह से वो 130 के आसपास टच करने लगा था। तो एक चीज़ तो ये थी कि मेरे ऑप्शनल ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। सेकंड यार, देखो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पहला चीज़ तो ये है, जब भी आप यहाँ कोई टेस्ट करते हो तो आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। मैं आपको नॉर्मल साइकोलॉजी बताता हूँ। 100 से ऊपर मार्क्स आ गए, खुश हो गए, ठीक है, चाय पीने चले गए मार्केट में। 100 से कम आए, दुखी हो गए। यार ये मेंटालिटी से नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पेपर पास नहीं हो सकता, हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर वो सिचुएशन आने के बाद भी नहीं आ रहा है कि यहाँ
वहाँ 115 120 नंबर आ रहे हैं और यूपीएससी में 90 लाने में स्ट्रगल चल रही है। तो मैंने अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट था इन चीज़ों को लेकर कि मेरी अकाउंटेबिलिटी पूरी रहनी चाहिए। राइट। जब भी कोई क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन करने के बाद मैं बाद में चेक करता था। कई बार ना गलती से सही भी हो जाता है कि गलत सोच रहे थे और सही कर दिया। उसको पूरा इवैल्यूएट करता था कि मेरी जो नॉलेज है उसके आसपास है। और एक चीज़ आपको बहुत समझना पड़ेगा, इमोशन मैनेजमेंट। काफ़ी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन 2 घंटे में हाथ कांप जाते हैं। तो उसमें मैंने अपने आप को थोड़ा सा माहिर कर लिया था कि 2-2 घंटे की प्रैक्टिस काफ़ी कर लेता था मैं। सो इवेंचुअली आपको ठीक से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपनी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट वाली स्किल है उसको होन करना है, और फिर सिर्फ पेशेंस, जो आप कह रहे थे ना पेशेंस, वो एग्ज़ाम हॉल में भी रखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 17 या 18 की बात है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे फील्ड से आ गए थे जहाँ मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। 10 के 10 क्वेश्चन, 1 2 3, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता अपने ऊपर कि मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, मतलब ठीक है। वो फॉल्स प्राइड लेकर नहीं जाता, बट दिस कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड कि एटलीस्ट 11वें क्वेश्चन तो शुरू करोगे। उसके बाद भी 140 प्लस नंबर आ गए थे उसमें। सो अपना कॉम्पिटेंस डेवलप करो और मेहनत करके ये अचीव कर सकते हैं। इट्स एन अचीवेबल टास्क। ओके, सो जैसे कि आप पहले भी हमने जिक्र किया, आपने इतनी प्रेस्टीजियस जॉब छोड़ी है, फिर आप टीचिंग लाइन में आए हो, तो ऐसा क्या विज़न था, या फिर आप टीचिंग लाइन में ऐसा क्या क्रांति लाना चाह रहे हो, या फिर क्या ऐसे मेजर चेंजेस? डेफिनेटली जब आप इतनी प्रेस्टीजियस जॉब छोड़ के आए हो तो कुछ बदलाव के लिए आए होगे आप सर, तो क्या है ऐसा कुछ? सो देवेंद्र, हम काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रीलिम्स के लिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है AI टेस्टिफाइड करके, जो कि टेस्टिंग इंजन की तरह है, जो सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, हम हर किसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, तो अब आपको पता तो होना चाहिए ना भाई किस तरीके से आपने फैक्चुअल क्वेश्चन गलत किए हैं या एनालिटिकल गलत किए हैं, या फिर आप डिफ़िकल्ट तो ठीक कर लेते हो लेकिन इजी में आपकी सिली मिस्टेक्स चल रही हैं, कितना टाइम आप पर क्वेश्चन ले रहे हो। तो ऐसा हमने एक प्लेटफॉर्म में, आई एम ए पार्ट ऑफ दैट स्टार्टअप। देन IAS के थ्रू हिस्ट्री ऑप्शन, जो कि जिसकी डिमांड कोई भी अच्छे से नहीं कैटर कर पा रहा था, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से मेरी जो कि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल का, वो मैंने उसमें लगाया। और इस बार 200 से ज़्यादा बच्चे मेरे से एसोसिएटेड थे हिस्ट्री ऑप्शन को लेके। सो लेट्स सी, रेवोल्यूशन तो क्या होता है ना कि एक बार पहले, मैं अभी बेड रॉक बना रहा हूँ इस चीज़ के लिए। धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आएगा। पिछली बार हमने टर्मिनोलॉजी के फ्री सेशन लिए थे हमने। उन 7-8 घंटे के सेशन में से 5 क्वेश्चन पिछले प्रीलिम्स के सॉल्वेबल थे, सिर्फ 7 घंटे के। तो अभी ऐसे छोटे छोटे काफ़ी मॉड्यूल्स के थ्रू, मेंटरशिप के थ्रू, प्लस माय स्पेसिफिक डेडिकेशन की, भाई जिसको भी मेरी मेंटरशिप चाहिए उसके लिए मैं खड़ा रहूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने इनिशियली स्टार्ट किया है। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर बिहोल्ड्स। ओके, सो सर, आपके कितने स्टूडेंट्स अभी इस बार मेंस लिखे होंगे हिस्ट्री ऑप्शनल से? क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल काफ़ी कम बच्चे अभी लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये लेंदी सिलेबस हो जाता है और थोड़ा सा पढ़ने में भी मुश्किल होता है। तो उसको आपने इजी बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, सो दैट कि स्टूडेंट आपके कितने गए? तो अभी हमने मेंस में क्या था कि मोर देन 200 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे थे, जिनको मैं किस तरीके से हेल्प करा था आपको बता देता हूँ। मैंने उनके लिए मैप का एक प्रोग्राम लेके आया था। हिस्ट्री ऑप्शनल में 50 मार्क का मैप आता है और मैक्सिमम लोग उसमें परेशान रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब 600-700 साइट होती हैं, इन्फॉर्मेशन याद करो, डॉट करो, हैं ज्योग्राफी का मैप तो मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स में, कलेक्ट करना ही मुश्किल होता है। तो मैंने उनको प्रोग्राम कराया, तो उसको साथ में मैंने आंसर राइटिंग को क्लब करवाया। लास्ट में मैंने उनको एक PDF दी थी, जो भी लोग मेरे कोर्सेज में थे, कि भाई इन 75 को करके चले जाना। उस 75 में से आप यकीन नहीं करोगे 13 साइट आ गए 65%। सो मैं दोनों तरीके से सोचता हूँ जब भी कोई कोर्स डिज़ाइन करता हूँ। एज ए टीचर तो चलो मुझे सोचना पड़ता है कि भैया आपके कंसेप्ट क्या डेवलप होंगे, ठीक है, बट एज ए स्टूडेंट मैं ये सोचता हूँ, जो कि आपके चैनल का नाम है स्टूडेंट हो मैं उससे ये सोचता हूँ कि यार मैं पास कैसे होऊंगा मैंने कोर्स तो करा दिया, आप पास भी तो होने चाहिए, राइट है। तो वो जो एक मोटो है वो मैं इसमें लेके आया था कि भाई वो मैंने इसमें किया। फिर जैसे मुझे पता है कि भाई हिस्ट्री ऑप्शन में हर बार गांधी जी के एनालिटिकल पार्ट पे क्वेश्चन आता है, तो मैंने वायलेंस और नॉन वायलेंस में कितना ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ पहले मोमेंट से लेकर लास्ट मोमेंट, मैंने एक पूरा समराइजेशन करके दिया था उनको कि भाई लास्ट में 1942 में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा भाई डू और डाई, है ना डू और डाई बोलने के लिए हिम्मत लगी ना, पेशेंस थी कि नहीं। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी का फेथ चला गया था क्या तो वो मैंने क्लास में जैसे एनालाइज कराया था उसी तरीके से क्वेश्चन आ पाए। सो
मेरा जो मेन मेथडोलॉजी है हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके वो ये है कि ठीक है सिलेबस आप अच्छे से पूरा करिए, बट सिलेबस के साथ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, चाहे वो मैप हो गया, चाहे आंसर राइटिंग हो गया, आपको उसको स्ट्रेटजिकली ड्राइव करना पड़ेगा। चाहे आंसर राइटिंग में इतने सारे मैंने इनोवेशन ला के दिए, पर क्वेश्चन कैसे किस तरीके से आप मैप बना सकते हो या चार्ट्स को यूज़ करोगे, मैप्स, डायग्राम्स, कीवर्ड्स, हर चीज़ हमने उसके अंदर की। अभी करंटली यहाँ फाउंडेशन चल रहा है, अभी कुछ दिनों में फिर से अगला बैच भी स्टार्ट होगा। तो फाउंडेशन के बच्चे हिस्ट्री को लेके इतना आसान हो गया है उनके लिए काम, और ये सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है 6-8 साल का मैं इस कोर्सेज़ के अंदर डेवलप कर रहा हूँ। ओके सर। सो सर एक आइडियल टाइम टेबल को लेकर स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं कि मतलब कुछ लोग बना तो लेते हैं जोश जोश में कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, तो आपका जो प्रिपरेशन का टाइम रहा वो काफ़ी लंबा रहा, तो आप आइडियली क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे या फिर क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स? तो देवेंद्र, जब आप स्टार्ट करते हो सब स्टार्टिंग में तो यार घंटे गिनो ही मत, मतलब इवेंचुअली जितनी भी लाइफ है ना पूरी दे दो पेपर को। 1-1.5 साल जब आप पढ़ाई कर लोगे उसके बाद फिर आपको देखना चाहिए कि मुझे कितने आवर्स देने हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करते हैं, बट इवेंचुअली मेरा यही मानना है अगर आप जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको देना चाहिए। और अगर आप फुल टाइम डेडिकेटेड एक स्टूडेंट हो सो इट वुड बी बेटर कि आप कम से कम 8 से 10 घंटा इसको डिवोट करो। और उसमें भी ना आपको पर डे प्रोडक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जिसके लिए मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई थी। आप कल का शेड्यूल आज ही बनाइए, अगर कल सुबह उठ के बनाओगे तो 3-4 घंटे तो कॉफ़ी पीते हुए निकल जाएंगे। सो मेरा एम ये रहता था, जैसे मान लो अगर अभी अगले 4 महीने का आपको एक शेड्यूल दे के देता हूँ कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए। इस महीने आप अगर आपका पीटी बहुत ही मजबूत है, मतलब कि आप अच्छे से उसको कर पाते हो, तो इट वुड बी बेटर कि आप थोड़ा सा अपना ऑप्शनल को कर लो, थोड़ा आंसर राइटिंग को भी ऑन कर लो, बट कुछ पेपर देना शुरू कर दो प्रीलिम्स के लिए। अगर वीक है तो आई वुड से कि इस महीने भी 80% टाइम आप सीधा प्रीलिम्स को देना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट मंथ से आपके लिए 3-4 चीज़ें होंगी, कुछ करंट अफेयर्स आपको करने हैं, और जो मैं आपको टेस्ट की स्किल बता रहा हूँ किस तरीके से आपको टेस्ट देने चाहिए, तो वो इवेंचुअली उसी टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए कि भैया आपने 2 घंटा टेस्ट कर लिया, फिर उसको आपने इवेल्युएट कर लिया 1 घंटा, उसके बाद जो भी वीक एरियाज़ हैं उनको आपने रिवाइज कर लिया। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अगले 4 महीने में जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो चाहे हिस्ट्री हो, उसको आप अभी प्रायोरिटी दीजिए, अगले 1-1.5 महीने में उसको ख़त्म कर लीजिए। और सिंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हम सब की लाइफ में आ चुका है जो है कोरोना काल, तो भाई कोशिश करो कि अप्रैल एंड तक ही आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाए। पता नहीं कौन कब बीमार पड़ जाता है और 10-15 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी लेके आओ अपने काम में। शेड्यूल जो है वीकली मंथली होना चाहिए, पर डे टू डे भी उसका डिवीजन आप कर लो। जैसे कल अगर मुझे जो पढ़ना है, मेरा आज रात को क्लियर होता था हमेशा कि मुझे कल क्या पढ़ना है। अगर मैं कल पे छोड़ूंगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। राइट सर। सो सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनाते थे उस टाइम पर, और मटेरियल कौन सा फॉलो करते थे, चाहे वो करंट अफेयर्स के लिए हो या फिर जीएस पोर्शन के लिए हो, जो भी है? तो देखो जीएस पोर्शन के लिए मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हम फॉलो करते हैं उनमें सबसे बड़ा कंपोनेंट एनसीईआरटीज़ का है। जैसे आपने पिछली बार भी देखा साइंस एंड टेक में जो बेसिक साइंस का 10 क्वेश्चन आ गया, वो जिसने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है वो कर पाता है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मेरी ऑप्शनल की बुक्स हैं, उसी से काम हो जाता था। उसके साथ में मैं आर एस शर्मा और अपना मिडेवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा पढ़ लेता था। देन इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स यार बहुत ही बेसिक लेवल की आती है। अगर आपके एक बार आपने समझ लिया कि भाई आरबीआई क्या काम करता है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, ओवरऑल जब रिसेशन आता तो क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, बजट के क्या इस बार के फंडामेंटल्स हैं, एक बार बेसिक लेवल हो गया तो फिर इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। जहाँ तक कोई भी देखो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई भी आप एक मैगजीन एज पर योर ओन लाइकिंग चूज़ कर सकते हो, बट उसका ये ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करो, उसके बेसिस पे काम करो। न्यूज़पेपर मैं जो खुद किसी को भी रेकमेंड करता हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस को रेकमेंड करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, रिलेटिवली ईजी इंग्लिश होती है जो मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोगों के लिए अच्छी रहती है। देन उसमें सेकंड जो सबसे अच्छा चीज़ है वो है एक्सप्लेन्ड सेक्शन, जिससे काफ़ी जो नई नई टर्म्स चल रही होती हैं। जैसे मान लो कि हर किसी को पता है यूनिकॉर्न क्या होता है ना, स्टार्टअप्स का ज़माना है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने टर्म पढ़ी ड्रैगन कि $10 मिलियन के वैल्यूएशन से ऊपर हो गया। तो ऐसी जो टर्म्स होती है उनको ये न्यूज़पेपर अच्छे से समझा देता है। तो आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर रहना चाहिए कि भाई क्या की टर्म्स न्यूज़ में चल रही है, अच्छे केस स्टडीज़ एग्जाम्पल्स, कहाँ के डीएम ने क्या अच्छा काम कर दिया उसकी केस स्टडी बना लो, पेपर 4 में यूज़ करना। पेपर 4 की बहुत सारी केस स्टडीज़ जो होती हैं वो सीधा करंट अफेयर्स आती हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो आई वुड से रेकमेंड कि 4 नोटबुक बना लो GS 1 2 3 4 की, जो यूनिक चीज़ें हैं। जैसे मान लो IR तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कवर कर देता, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता था लेकिन पेपर 1 पेपर 2 में जैसे अगर आप देखोगे कुछ पॉलिटी के अच्छे कहीं पे गवर्नेंस में इनिशिएटिव लिया गया है, या इकोनॉमी में किसी ने एग्रीकल्चर में अच्छा इनिशिएटिव ले लिया, उनके मैं नोट्स
नोट्स बना लेता था छोटे छोटे से, उनको फिर आंसर राइटिंग में यूज़ करो और आपके पीटी में भी एलिमिनेशन में बहुत हेल्प होती है। ओके सर, सो आपकी प्रिपरेशन का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं 6 से 8 साल जो रहा है, तो सर ऐसी कौन सी गलतियां हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए? देवेंद्र, सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको अपनी सबसे पहले स्ट्रेंथ जाननी चाहिए। राइट। जैसे मुझे शुरुआत में ये पता चल गया था भाई कि मेरी प्रीलिम्स जो है वो रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन मैं आंसर राइटिंग पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाया शुरुआत में। तो आप देखो कि शुरुआत में मेंस में उतने अच्छे नंबर नहीं है, प्रीलिम्स में तो अच्छे आ गए लेकिन मेंस में नहीं आए, तो उस पर आपको वर्क करना चाहिए। लेकिन सेकंड ये था कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस नहीं थे मेरे, क्योंकि क्या था मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन में ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह का एक्सपीरियंस था नहीं, तो वहाँ पे जाके थोड़ी सी मार खा गए। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा सा डेडिकेटेड, जैसे अब मेंस हो चुका है, जो भी बच्चे 2021 का मेंस लिखा है उनको थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी कर देनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई क्लियर होगा कि नहीं होगा। उससे क्या रहता है कि भाई आप इंटरव्यू में जाके, इंटरव्यू देखो आपको पता है रेंज 220 से लेके 140 तक रहती है, तो वहाँ पे जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था तो सिर्फ 7 मार्क्स से रह गया था और 140 में मार्क्स थे, तो उस पर वर्क मुझे करना चाहिए था। तो स्ट्रेंथ समझो, वीकनेसेस समझो, और जो वीकनेसेस हैं, कुछ लीथल वीकनेसेस होती हैं, जैसे कि प्रीलिम्स बार बार रह जाना, इट मीन्स कि आप कहीं ना किसी लेवल पे आपकी फंडामेंटल्स रॉन्ग हैं। राइट सर। तो ये जो सर खिंचता है ना अटेम्प्ट, इनका मेन कुछ तो देखो किस्मत है, बाकी सारी चीज़ें क्या है आपके हाथ में है। राइट। ओके, सो सर जैसे कि अभी जो नई डेट आई है प्रीलिम्स की यूपीएससी के 2022 की, तो करीब 4 मंथ बचे हैं अप्रॉक्स, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर, या फिर जो नई स्टूडेंट्स हैं? मेरा आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आप इस बार प्रीलिम्स लिख रहे हो तो अभी से एक प्लान बना लो नेक्स्ट 3 मंथ्स का। लास्ट मंथ तो मोर और लेस आपको रिवीजन को डिवोट करना पड़ेगा। इन 3 महीने में कौन से सब्जेक्ट वीक है उनको प्रायोरिटी दो, जिनमें अच्छे हो उनके जल्दी टेस्ट दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक पॉलिटी का टेस्ट दिया, हर कोई लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ता है ना, तो लक्ष्मीकांत की बुक पूरी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है। मैं रिवर्स काम करता था, रिवर्स इंजीनियरिंग, कि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था तो मैं पहले टेस्ट दे लेता था, उससे मुझे एरियाज़ पता चल गए, 2 घंटे के अंदर मैंने उनको रिवाइज कर लिया, इंस्टेंट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ऐसे ही अगर आपकी वीकनेसेस है, अगर आपने बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी है तो उनको प्रायोरिटी आपको देनी है, लेकिन ज़्यादा हाई फाई बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है यार। अब ज्योग्राफी में नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा है सॉइल पे, और आप कोई बड़ी ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक लेके बैठ गए हो, वो मत करना। राइट। तो समझो क्या ट्रेंड है आज का, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। अब लास्ट ईयर स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ गए, आप और मैं अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो 2-3 क्वेश्चन तो चले गए थे। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई सारे स्पोर्ट्स लेके नोट्स बनाने लग गए हो, मतलब दैट कैन बी, यूपीएससी ब्लफ भी तो कर देता है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, पिछले 2-3 साल से फैक्चुअल पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी आने लग गए हैं, तो उस पर आप ये मत बोलो कि भाई मैं तो एनालिटिकल पढ़ लेता हूँ, फैक्चुअल नहीं पढ़ूंगा। दोनों चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करो। लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से, जिसमें कम से कम 10 टेस्ट आपके 2-2 घंटे बैठ के होने चाहिए। पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कितना उसको इस्तेमाल कर पाते हो। तो उस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की यूज़ वैल्यू जो होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया, और साथ में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन करते थे, आपके लिए भी कुछ मैसेज दिया, टिप्स बताए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। जय हिंद।